वेलकम बैक टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट। शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 1 की डिस्कशन। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यू आता है वो आता है कि द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज 1, वी कैन से दैट बॉडी इज मूविंग इन अ। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं जब हमारे पास स्ट्रेट पाथ हो। ठीक है, तो जब पाथ स्ट्रेट होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। अगर स्ट्रेट के अलावा कोई भी और पाथ हुआ, एनी अदर पाथ, तो किसी भी और पाथ के लिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कभी भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरह मैं इसी बात को इस तरह भी लिख सकता हूं कि अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इक्वल होते हैं तो इनका रेशो 1 आएगा। और अगर स्ट्रेट के अलावा कोई भी और पाथ हुआ तो फिर हम कहते हैं कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास स्ट्रेट पाथ होगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है अगर कोई और पाथ होगा। तो क्योंकि सवाल में हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो 1 के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, क्योंकि स्ट्रेट पाथ को रेक्टिलिनियर पाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास के डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड 2 इज 10। यानी कि हमें ये कहा हुआ है कि ए बी कॉस थीटा का जो आंसर है वो 10 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? तो ए बी साइन थीटा का आंसर कितना होगा, बेसिकली हमें ये पूछा गया। तो ए बी कॉस थीटा में अगर हम सबसे पहले थीटा निकालें और वो उसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपने सवाल को। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सवाल में हमें 10, बी का दिया हुआ है 2, कॉस और थीटा इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू 20 इज इक्वल टू 10। ये कट के हाफ हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ आ जाएगा। कॉस इनवर्स हाफ होता है हमारे पास 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो हमारे पास 10 है, बी जो है वो 2 है, साइन 60 लिख दूंगा और ये हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा 20, साइन 60 होता है √3/2, ये 2 इसके साथ कैंसिल होके 10 आ जाएगा और 10 √3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सवाल में जो ट्रिक है ना वो ये लफ्स मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। अगर मुझे सवाल आता कि मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं 2 माइनस फ्रॉम करके। मैं फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए नहीं लिखता क्योंकि कभी कभी 2 पहले लिखा होता है और फ्रॉम बाद में लिखा होता है, तो हम 2 माइनस फ्रॉम करते हैं। 2 के साथ जिस तरह कि इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, 8i प्लस 11j, और फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम के साथ लिखा हुआ है 2i प्लस 3j। ठीक है, सबसे पहले हम इसके साइन इनवर्स करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 2 जो है वो 6i आ जाएगा और साथ 11 माइनस 3 जो है वो 8j आ जाएगा। लेकिन ये जो हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। सवाल में हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने फाइंड करना है तो आई और जे अगर हमें गिवन हो और हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम आई स्क्वेयर प्लस जे स्क्वेयर करते हैं। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो है 6 स्क्वेयर, जे की जो वैल्यू है वो है 8 स्क्वेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए होता, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल है जी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू। तो
स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि अगर मैं ए डॉट ए करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक ये वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन ए एंड ए जो होता है वो होता है जी हमारे पास हमेशा 0 डिग्री। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। ये हो जाएगा जी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वेयर। यही अगर स्टूडेंट्स हमें सवाल आया होता कि क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स होता ए साइन थीटा साथ यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाता ए इंटू ए साइन ऑफ 0, और साइन 0 क्योंकि 0 होता है तो ये सारा 0 हो जाता, और इसका आंसर आता हमारे पास नल वेक्टर, क्योंकि 0 विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नल वेक्टर। तो सेल्फ इटसेल्फ में अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर आएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साथ नल वेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कहा गया है कि एक बॉडी है वो ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड अ बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम बॉडी ए टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि बॉडी बी जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और अब हमसे ये पूछा गया है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी में बता दो। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने सिंपल से 3 सिनेरियोस याद रखने कि अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम v1 माइनस v2 करेंगे। अगर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v1 प्लस v2 करेंगे। और अगर एक बॉडी रेस्ट में होगी और दूसरी बॉडी मोशन में होगी तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोशन वाली बॉडी का होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स भी ले लेते हैं कि अगर दो बॉडीज़ हैं वो इधर एक आ रही है 10 से, दूसरी आ रही है 20 से, तो क्योंकि इनका ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इसके मुकाबले में अगर एक बॉडी आगे जा रही है 10 से, दूसरी बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है 5 से, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी बिल फर्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इस केस पे आए तो इसमें दोनों बॉडीज़ क्योंकि ऑपोजिट मूव कर रही हैं, और अभी हमने पढ़ा कि ऑपोजिट मूव करने वाली बॉडीज़ के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20, आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स के इफ़, अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। सवाल में ये था आपके पास कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 वी कैन से दैट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये कंडीशंस देख लें कि ए डॉट बी अगर 0 है तो इसके 3 हल हैं। या तो आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, और या फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। कैसे, ये भी ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ए वेक्टर को 0 कर दूं तो ए बी कॉस थीटा है। अगर ए मैंने 0 कर दिया तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर ए बी कॉस थीटा में मैंने ए को रखा लेकिन बी को 0 कर दिया तो तब भी ये सारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ए को भी 0 नहीं किया, बी को भी 0 नहीं किया, लेकिन एंगल 90 डिग्री कर दिया तो cos 90 0 होता है, तो भी ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी 0 हो सकता है अगर ए 0 हो, बी 0 हो, या ए जो है वो परपेंडिकुलर टू बी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। अच्छा जी,
तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहला आता है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि बिल फर्स अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसकी हर पॉइंट पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो पहले ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो। दूसरा है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये वाली बात ठीक है, क्योंकि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तभी उस बॉडी की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहा जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड भी क्या है, सेम है या यूनिफॉर्म है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये वाली बात भी गलत है। क्यों गलत है? हो सकता है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो लेकिन उसकी स्पीड जो है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड हो, इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड हो। तो ये देखें, इसकी लाइन स्ट्रेट है लेकिन स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये वाली बात यही सेम है, तो ये भी गलत हो गई। तो इसलिए सिर्फ हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास कि अ बोट मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट। एक बोट है हमारे पास जो कि जा रही है ईस्ट की तरफ और द रिवर इज फ्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। रिवर जो है वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। तो रिजल्टेंट स्पीड हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स अगर एक चीज़ ईस्ट की तरफ है, दूसरी चीज़ नॉर्थ की तरफ है, तो ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस है। इसको फाइंड करने के लिए हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे। 6 और 8 का आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा आंसर 10 आता है। बल्कि यहाँ पे मैं और भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। 3 और 4 के पैथागोरस का आंसर हमेशा 5 आएगा। 6 और 8 के पैथागोरस का आंसर हमेशा 10 आएगा और 9 और 12 के पैथागोरस का आंसर हमेशा 15 आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं जी। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी कैन से दैट इट्स वेलोसिटी इज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहली है ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो है। और एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कि उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी यूनिफॉर्म है और इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन कैसे चेंज हो रही है? वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली वेरिएबल है। आखिरी आ जाते हैं हम कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो उस पे लगने वाली फोर्स भी वेरिएबल है। उस बॉडी की भी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन वो चेंज कैसा होगा? वो वेरिएबली वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब सवाल की तरफ आते हैं। फॉर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी कैन से दैट इट्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, लेकिन किस तरह की? यूनिफॉर्मली वेरिएबल। अब आप लोगों में से इसमें काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन होती ही ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जी। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 45 डिग्रीज। क्यों है अब ये देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा जी, यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास 1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 1।
या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री। एक तो ये है इसका प्रूफ कि भाई कैसे जो है वो इसका आंसर 45 आता है। दूसरा, आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि cos 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है, और साइन 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल किस एंगल पे आती है? 45 डिग्री पे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है जी, अ बॉडी इज ड्रॉ फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। स्टूडेंट्स, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें बताएगी v/t विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो गिरती हुई बॉडी की, अगर मैं किसी बॉडी को फॉल कराऊं तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, अगर वो मैंने ग्राफ पे बनाना है तो वो मैं स्ट्रेट लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइन होती है, ये जो है ये हमारी इंक्रीजिंग लाइन होती है, और ये जो है ये हमारी डिक्रीजिंग लाइन होती है। तो क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट लाइन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी कि अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 160 डिग्री हैज। तो स्टूडेंट इस तरह है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्रीज के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो होता है 180 से 270 डिग्रीज के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसका x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड का x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। अब अगर हम 160 डिग्री की बात करें तो 160 डिग्री लाई करता है बिटवीन 90 एंड 180, यानी कि ये जो वेक्टर है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसका x एक्सिस नेगेटिव होगा और इसका y एक्सिस पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एंड पॉजिटिव वर्टिकल कंपोनेंट। और कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट का ये वेक्टर है। नेक्स्ट सवाल है, f इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कैसे? f इक्वल होता है एम ए के, तो f हो जाएगा m वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। f इक्वल हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई बाई टी। f हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई बाई टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो ये f इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी कहाँ से निकला है? ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर। अच्छा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन ही यही है कि कंपोनेंट्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कंपोनेंट्स एक सवाल आता होता है कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स कैन अ वेक्टर हैव? तो उसका आंसर है एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन उसी के साथ आता है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन अ वेक्टर हैव? तो उसका आंसर है कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? x कंपोनेंट हो सकता है, y कंपोनेंट हो सकता है, z कंपोनेंट हो सकता है। और x, y और z तीनों जो हैं वो आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट
एंड कैंसल ईच अदर या नेवर कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें एक्शन और रिएक्शन के बारे में और इसके साथ बैलेंसिंग फोर्सेस के बारे में। देखिए बैलेंसिंग और एक्शन और रिएक्शन में क्या फ़र्क है कि एक्शन और रिएक्शन इस तरह से एक्ट करते हैं, जबकि बैलेंसिंग फोर्सेस जो हैं वो इस तरह से एक्ट करती हैं। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट भी होती हैं, लेकिन एक्ट कर रही होती हैं ऑन डिफरेंट बॉडीज। और क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। ठीक है, जो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं वो एक्ट करती हैं ऑन सेम बॉडी और उनको हम कहते हैं बैलेंसिंग फोर्सेस। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसल्स ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। नेक्स्ट सवाल है जी हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ वेक्टर। तो पहला है जी कि अ वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड 0। तो ये बात ठीक है क्योंकि ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। दूसरा है अ वेक्टर कैन हैव मोर देन 3 कंपोनेंट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। अ वेक्टर कैन हैव नेगेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात गलत है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सिर्फ उसका डायरेक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये ए वेक्टर है और ये है 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर इज इक्वल टू -10 मीटर ईस्ट, तो इसका मतलब असल में है कि दिस इज 10 मीटर वेस्ट। तो ये माइनस बेसिकली ईस्ट के साथ था, 10 के साथ नहीं था। ठीक है, तो अ वेक्टर कैन नॉट हैव नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट सवाल है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसमें जो न्यूटन है स्टूडेंट्स वो एसआई यूनिट होता है फोर्स का, डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट होता है और एक न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन्स होते हैं। अर्क जो है स्टूडेंट्स वो सीजीएस यूनिट है ऑफ वर्क या एनर्जी, और एक जाउल में जो है स्टूडेंट्स वो 10 पावर 7 अर्ग्स होते हैं। ठीक है, तो एक न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन्स होते हैं और एक जाउल में 10 पावर 7 अर्ग्स होते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो अर्ग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स बिकॉज इट इज अ यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। नेक्स्ट सवाल है आई डॉट के क्रॉस जे। अच्छा जी, अब क्या है स्टूडेंट्स के पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये के क्रॉस जे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ आई डॉट आई तो इसका आंसर 1 होता है, जे डॉट जे करूँ तो इसका आंसर भी 1 होता है, और के डॉट के करूँ तो इसका आंसर भी 1 होता है। इसके मुकाबले में अगर मैं आई क्रॉस आई करूँगा तो इसका आंसर नल वेक्टर होगा, जे क्रॉस जे करूँगा तो इसका आंसर भी नल वेक्टर होगा, और के क्रॉस के करूँगा तो इसका आंसर भी नल वेक्टर होगा। फिर अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो आंसर 0 आएगा, इसी तरह जे डॉट के करूँ तो भी आंसर 0 आएगा, के डॉट आई करूँ तो भी आंसर 0 आएगा। यानी कि ऑपोजिट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता रहूँ डॉट प्रोडक्ट से तो आंसर 0 आएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने करना है तो उसका तरीका क्या है कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, उसके ऊपर 3 एरोस बनाऊँगा। एक पे मैं लिख लूँगा आई, एक पे मैं लिख लूँगा जे, एक पे मैं लिख लूँगा के। अब जब मैं सर्कल के डायरेक्शन में जाऊँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, जब मैं सर्कल के ऑपोजिट जाऊँगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्योंकि मैं सर्कल के डायरेक्शन में गया हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस के, क्योंकि अगला के आ रहा है। इसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई करूँगा यानी कि इधर से इधर, तो आंसर आएगा मेरे पास प्लस जे। और फॉर एग्जाम्पल जो इधर लिखा हुआ है के क्रॉस जे,
तो अगर मैं k क्रॉस j करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास -i। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इधर आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा जी कि i, इस k क्रॉस j की जगह मेरे पास आंसर आ गया, मतलब अभी जो हम, अच्छा जी, तो इस सारों के बाद अगर मैं इस सवाल पे आऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि k क्रॉस j का आंसर जो है वो -i आ गया। अब मैंने करना है i डॉट -i, तो ये हो जाएगा मेरे पास i का मैग्नीट्यूड 1 और i में मैग्नीट्यूड होता है, एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1, क्योंकि cos 180 -1 होता है, और इसका आंसर आ जाएगा -1, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एक बॉडी है, उसका मैस 2m है, ठीक है, और वो जा रही है 2v से, और उसके मुकाबले में एक और बॉडी है, उसका मैस भी 2m है और वो आ रही है वेलोसिटी v से, ठीक है। टू बॉडीज़, ये दोनों बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये वाला 2m और ये वाला 2m स्टिक टुगेदर कर जाते हैं और अब ये मूव करने लग जाते हैं और हमें इनकी कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है। अब स्टूडेंट ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि कोलिजन से पहले कितनी बॉडीज़ हैं। तो कोलिजन से पहले 2 बॉडीज़ हैं और कोलिजन के बाद 1 बॉडी है। तो क्योंकि ये ऑपोजिट मूव कर रही हैं तो इसके बीच में हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब P1 जो है वो हो जाएगा 2m और साथ 2v, और P2 हो जाएगा हमारे पास 2m और v, और P जो होगा वो, क्योंकि दोनों मैस ऐड हो गए हैं तो हम कर लेंगे 2m प्लस 2m इंटू वी, ठीक है। ये वाला v हमने फाइंड करना है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4mv माइनस 2mv इज इक्वल टू 4mv डैश। ये m जो है ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2v इज इक्वल टू v डैश, या v डैश इक्वल आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 उधर चला जाएगा तो 2/4v आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2v, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स ए एंड बी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट इस तरह है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल को हम 2 एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, दूसरा होता है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल पे एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही होती, जिस वजह से जो है एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। यानी कि अगर बिलफर्स इस पॉइंट पे वी एक्स था तो इस पॉइंट पे भी वी एक्स होगा और इस पॉइंट पे भी वी एक्स ही होगा। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर थ्रू आउट द मोशन वाई एक्सिस में जी के इक्वल एक्सेलरेशन होती है। वी वाई अपवर्ड मोशन में डिक्रीज करता है और वी वाई डाउनवर्ड मोशन में इंक्रीज करता है। फिर अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे वी वाई ज़ीरो होता है और हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल की वो डायरेक्टेड होती है डाउनवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन किधर होगी, डाउनवर्ड्स होगी, जी के इक्वल होगी। तो एट टॉप अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम है। अच्छा, अब स्टूडेंट इस तरह है कि अगर हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे मैक्सिमम होगी, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है स्टूडेंट्स कि हम 45 को देखेंगे। जो एंगल जितना ज़्यादा 45 के पास होगा उतनी उसकी ज़्यादा रेंज होगी। तो अगर मैं 45 का डिफरेंस देखूँ 35 के साथ तो वो बनता है स्टूडेंट्स 10 डिग्रीज का। अगर 20 के साथ देखूँ तो ये बनता है 25 डिग्रीज का। अगर 58 के साथ देखूँ तो ये बनता है 13 डिग्रीज का।
और अगर 65 के साथ देखूं तो ये बनता है 20 डिग्रीज का। तो 45 से सबसे कम डिफरेंस जो बन रहा है वो इस 35 डिग्रीज का बन रहा है, तो इसकी रेंज इन सब एंगल्स में से सबसे ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, जो बॉडी 45 के जितना ज़्यादा आप एंगल करीब करेंगे उतनी आपकी रेंज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल है, इसकी टोटल दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। पहली इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि बी वेक्टर ही ज़ीरो है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं ए प्लस ज़ीरो करूँगा तो आंसर ए आ जाएगा, और मैं ए माइनस ज़ीरो करूँगा तो भी आंसर ए आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी या तो तब इक्वल हो सकते हैं जब बी ज़ीरो हो, या फिर इनका मैग्नीट्यूड तब इक्वल हो सकता है जब एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है वो 90 डिग्री हो। ये कैसे होता है जी, ये ज़रा देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी कि अब ये जो है हमारे पास बिलफर्स ए वेक्टर है हमारा, और ये जो है ये हमारा बी वेक्टर है, और इनके बीच में 90 डिग्री है। तो माइनस बी वेक्टर जो होगा वो ये बन जाएगा। फिर अगर मैं ये निकालूं तो ये आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का, और अगर मैं ये निकालूं तो ये आंसर आ जाएगा ए माइनस बी का। और अगर हम पिक्चर के हिसाब से देखें तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो लेंथ है वो सेम बन रही है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड कब सेम हो सकता है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच, हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात आएगी, ठीक है, तो आपने जो इक्वेशन यूज़ करनी है वो आपने करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ वी आई कॉस थीटा टी। और जब भी वर्टिकल डिस्टेंस का आपसे पूछा हो तो आपने वर्टिकल डिस्टेंस के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, जो कि हो जाएगी y विच इज़ आवर वर्टिकल डिस्टेंस, वी आई वाई टी प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इसमें क्योंकि हमसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डाल दूंगा। वी आई जो है वो हमारे पास 20 है, कॉस जो है वो 60 है, और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि अ वेक्टर, अच्छा यहाँ पे था a इज इक्वल टू आई प्लस अंडर रूट 3j, ये था हमारे पास इसका वो। तो अगर हमारे पास इस तरह से है और मैंने एंगल फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स एंगल इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पर अगर मैं tan इनवर्स लगाऊं तो y कंपोनेंट अंडर रूट 3 के इक्वल है और x कंपोनेंट 1 के इक्वल है, तो tan अंडर रूट 3 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्रीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ पैराबोलिक पार्ट एट समिट पॉइंट एट टॉप ऑफ द मोशन इज। तो स्टूडेंट इस तरह है कि अगर मैंने सारा प्रोजेक्टाइल कराया है, तो अगर मैं बात करूं इधर, तो वी वाई की अगर बात करें तो वी वाई शुरू में ज़्यादा होता है, ऊपर जाते जाते कम होता है, टॉप पे वी वाई ज़ीरो हो जाता है, और नीचे आते हुए वी वाई इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर मैं वी एक्स की बात करूं तो वी एक्स थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। इसका ये मतलब है कि टॉप पे भी वी एक्स एग्जिस्ट करेगा, और जब तक बॉडी फॉल नहीं करती उसके पास वी एक्स वेलोसिटी होती ही होती है, ठीक है। तो टॉप की अगर मैं बात करूं तो वी वाई ज़ीरो हो जाता है, लेकिन वी एक्स होता है, और ये जो है ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी होती है, ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि टॉप पे सिर्फ वी वाई ज़ीरो होता है, नेट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। टॉप पे जो हमारी नेट वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है वी एक्स के, या मैं लिख सकता हूँ वी कॉस थीटा के। तो टॉप ऑफ द पैराबोलिक पाथ पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जी कि टू वेक्टर्स, अच्छा जी ये सवाल भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, इसको ज़रा सा ठीक कर लेते।
से है स्टूडेंट्स के लिखा हुआ है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए, और साथ लिखा हुआ है, बल्कि इस तरह है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए डॉट बी। बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट्स होता है ए बी साइन थीटा के, इसको मैं इक्वल कर दूंगा अंडर रूट 3 ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। ये ए बी से कट जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 3। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा अंडर रूट 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल्स टू थीटा। टेन इनवर्स 3 हमें पता है कि 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का, ठीक है। वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। तो अब अगर बॉडी फॉल कर रही है, उसको हमने ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। फॉल करती हुई बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होती है। थर्ड सेकंड का पूछा है तो एन की जगह 3 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। 2 3 ज़ार 5, 6 माइनस 1 5, ये हो जाएगा, तो ये कट के 5 हो जाएगा, और 5 5 ज़ार 25 मीटर हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से हम बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमें डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो ये स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हमारे पास, ये जो डी ऑप्शन है ये है। साथ ही इसके और इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी, रेंज की आनी चाहिए वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसके अलावा हाइट की आपको आनी चाहिए वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और साथ ही टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए 2 वी आई साइन थीटा बाई जी। तो ये वो सारी इक्वेशंस हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है जी, if the velocity of a body is equal to instantaneous velocity, we suggest that the body is moving in a। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है। अब सवाल में हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल है, तो इट मीन्स कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन बॉडी नहीं मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट पाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास के 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 एंड 5 कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो कैन वाला लफ्ज़ है ना स्टूडेंट, सारी इंपॉर्टेंस इसमें इसकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 वेक्टर्स मैक्सिमम आंसर जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं जब हम उन्हें ऐड करेंगे। तो 1 2 और 5 को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है 8, और ये इनका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है जब ये तीनों पैरेलल कंसिडर होंगे, ठीक है। और इनका जो मिनिमम पॉसिबल आंसर है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, वो तब आता है कि जब मैं इनको एंटी पैरेलल करूँगा, तो वो हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 गया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। जब ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 नहीं पॉसिबल क्योंकि वो 8 से बड़ा है। 9 की बात करूं तो 9 भी नहीं पॉसिबल क्योंकि वो अगेन 8 से बड़ा है, और 12 की बात करूं तो 12 भी नहीं पॉसिबल क्योंकि वो अगेन 8 से बड़ा है। सिर्फ 3 एक ऐसा ऑप्शन है जो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो ये 3 जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, अ फोर्स ऑफ दिस मच एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच, वर्क डन बाय द बॉडी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी के,
यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखूँ तो वो हो जाएगी 2i + 3j, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो वो आ जाएगी 4i + 5j। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह करते हैं कि हम i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से करते हैं, और i j k को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 4 + 3 × 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 15। आंसर आ जाएगा हमारे पास 23, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/36 से। ठीक है, और जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे 36/10 से मल्टीप्लाई। अब ये जो सवाल है ये पहले वाले का सवाल है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है हमने। तो ये कैसे होगा जी, सिंपली 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/36 से। 36 2s are 72 होता है, 2 10s are 20 होता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है हमारे पास कि अ वेक्टर दैट असाइंस डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर है जी यूनिट वेक्टर। ठीक है, कैसे यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स? अब देखें, बिल फर्स्ट में कहता हूँ मेरे पास 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर जो है ये स्केलर है क्योंकि ये कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसे मैं 1 ईस्ट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर ईस्ट में। ठीक है, तो देखें यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि इसका अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन ऐड हो गया। तो यूनिट वेक्टर जो है अगर हम उसे किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक की बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है जी कि मैस की बात करूं तो मैस दोनों में कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी भी दोनों में कंजर्व रहती है। मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम भी दोनों में कंजर्व रहता है। सिर्फ जो फ़र्क आता है वो काइनेटिक एनर्जी का आता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक में काइनेटिक कंजर्व नहीं रहती। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, तो मोमेंटम भी, मास भी और टोटल एनर्जी भी। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ कार कमिंग फ्रॉम ईस्ट इज स्लोइंग डाउन, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट सारा मसला है ना वो इस फ्रॉम का है। आप सब ने गलत इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों ने फ्रॉम ईस्ट को टू ईस्ट समझा है। अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो है, फ्रॉम ईस्ट का मतलब है कि बॉडी ईस्ट से आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। वेलोसिटी जो है वो भी हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। इस केस में क्योंकि ट्रक ब्रेक अप्लाई कर रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, इसलिए एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट हो जाएगी और किस तरफ हो जाएगी? टूवर्ड्स ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट की डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह अगले संडे को नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलेंगे।